आप सभी को नमस्कार। अस्टेट क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की सीरीज में अस्टेट क्वेश्चन पेपर 2017 पेपर 1 यानी जेबीटी लेवल का जो पेपर है, पीआरटी क्लास 1 to 5 के लेवल का जो पेपर है वो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे, इस क्लास में हम बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जो 30 क्वेश्चन है 2017 का जो क्वेश्चन पेपर था, ओरिजिनल जो 2017 में स्टेट का क्वेश्चन पेपर था, उस सीरीज के हम क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। एक बात तो आप लोगों को पता ही है, अगर वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज हमारे चैनल टारगेट विद केके को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, समानांतर खेल क्या हो? 4 ऑप्शन इसमें दे रखे हैं। समूह में खेलना, अलग समूह में सहभागिता हो, रोल प्ले, अलग अलग खेलना। 4 इसके क्वेश्चन ऑप्शन है। चारों में से सही ऑप्शन कौन सा है? जो समानांतर खेल क्या है, तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा अलग अलग खेल। तो ये इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। दूसरा, विद्यालयों में सह पाठ्येतर गतिविधियां क्यों आयोजित की जानी चाहिए? ये संस्था की प्रसिद्धि में सहायक है, ये छात्र के समग्र विकास में सहायक है, ये शुल्क लेने को न्यायोचित ठहराने में सहायक है, ये उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो अध्ययन में रुचि नहीं रखते। यानी दूसरा क्वेश्चन है, उसका जो सही आंसर है ये छात्र के समग्र विकास में सहायक होते हैं। यानी जो दूसरा क्वेश्चन है वो इसका ऑप्शन दूसरे का जो बी ऑप्शन है, छात्र के समग्र विकास में सहायक है, ये ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्मृति के स्तर शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक है। यानी स्मृति के स्तर के जो शिक्षण प्रतिमान है उसके प्रतिपादक कौन है? 4 ऑप्शन है। जॉन एफ हर्बर्ट, एच सी मॉरिसन, नेड ए फ्लैंडर्स, इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए, जॉन एफ हर्बर्ट इसके सही आंसर है। चौथा क्वेश्चन है, मानसिक वृद्धि एवं विकास निम्न में से किस मानसिक वृद्धि एवं विकास निम्न में से किस कारक द्वारा नियंत्रित है? आनुवंशिकता, आनुवंशिक एवं पर्यावरण कारक, केवल पर्यावरण कारक, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण कारक। अगला क्वेश्चन है 5वां, अधिगम के नियम के तहत तत्परता का नियम प्रतिपादित किया है। यानी अधिगम के जो नियम उसमें तत्परता का नियम किसने दिया है? तो 4 ऑप्शन है, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, जे.बी. वॉटसन, इवान पेट्रोलिच पावलोव और मैक्स वर्दिमान ने। तो थॉर्नडाइक के नियम है, अधिगम के जो नियम है, सीखने के जो नियम है वो थॉर्नडाइक ने दिए हैं। 3 इसके मुख्य नियम है, 5 इसके गौण नियम है। तो 3 जो मुख्य नियम है उसमें तत्परता का नियम भी एक नियम है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बालक में नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? प्रार्थना सभा, सही समाजीकरण, बुद्धि, सभी विकल्प सही है। तो ऑप्शन डी सभी विकल्प सही है। ये जैसा क्वेश्चन है, किस बुद्धि लब्धि स्तर का बालक सामान्य बुद्धि वाला कहलाता है? 70 से 79, 80 से 89, 90 से 109, 110 से 119। तो ये बुद्धि लब्धि का एक टॉपिक है, इसको आप लोग पढ़ लेना अच्छे से। तो जो आईक्यू लेवल है वो कई प्रकार का होता है, तो हर प्रकार की जो बुद्धि लब्धि के बच्चे पाए जाते हैं। तो 90 से 110 लगभग आईक्यू लेवल वाले बच्चे सामान्य बुद्धि के होते हैं। यानी ऑप्शन सी है वो सही उत्तर हो जाएगा। 7वें का ऑप्शन सी, 90 से 109 दे रखा है, ये वाला ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण है? हठी, समय की संकल्पना, सामाजिक संकल्पना, वीर पूजा। तो 8वें का जो सी है, सामाजिक संकल्पना उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण है ये। 9वां क्वेश्चन है, शिक्षार्थी की अभिरुचि एवं अभिक्षमता के बारे में वैध एवं विश्वसनीय निष्कर्ष पर पहुंचने की विधि है। शिक्षार्थी की अभिरुचि एवं अभिक्षमता के बारे में वैध एवं विश्वसनीय निष्कर्ष पर पहुंचने की जो विधि है वो कौन सी है? वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि, अंतर्निरीक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि, सभी विकल्प सही है। तो 9वें क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए है, वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि है, ये वाला ऑप्शन ठीक है इसका। यानी वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है? तो जो पर्सनालिटी है उसका टॉपिक है, व्यक्तित्व का वाला जो टॉपिक है उसका क्वेश्चन है एक। तो इसमें आत्म केंद्रित होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं, सामाजिकता, दब्बू। तो
सामाजिकता इसका जो व्यक्तित्व का गुण है वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं होता, ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व का गुण है। तो 10वीं का सी ऑप्शन है वो हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी, कौन सा सही नहीं है? वृद्धि में विकास 2 अलग आयाम है, ये बात भी ठीक है। वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है, तो वृद्धि ये वाला ऑप्शन इसका वैसे गलत है। वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलती। वृद्धि है एक निश्चित टाइम के बाद ये मात्रात्मक होती है और ये निश्चित समय के बाद रुक जाती है। तो ऑप्शन बी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ये इसमें सही नहीं है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक भाग है, ये भी ठीक है। विकास सतत चलता है, ये कंटिन्यूस प्रक्रिया है, प्रोसेस है, तो ये भी ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला है, बालकों में व्यक्तिगत भिन्नता के निम्न में से कौन सा कारक जिम्मेवार है? माता पिता की मनोवृत्ति, बुद्धि, नस्ल, स्थान। तो व्यक्तिगत भिन्नता, बुद्धि, माता पिता की मनोवृत्ति से नहीं पहचान सकते व्यक्तिगत भिन्नता को, नस्ल से बिल्कुल भी नहीं, स्थान से भी नहीं पहचान सकते। तो बुद्धि है जो व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करती है। 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? परिपक्वता में अभ्यास का महत्व होता है। 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? परिपक्वता में अभ्यास का महत्व होता है। परिपक्वता एक शारीरिक क्रिया है। परिपक्वता मृत्यु पर्यंत चलती है। परिपक्वता में केवल मात्रात्मक बदलाव सम्मिलित होते हैं। तो इसमें सही जो कथन है, परिपक्वता की जो एक एरिया है वो शारीरिक क्रिया है, ये फिजिकली जो एक्शन है उस पर आधारित होती है, मैच्योरिटी जिसको बोलते हैं, तो शारीरिक क्रिया है। बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14वां। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वह गत्यात्मक बल जो बालक के व्यवहार को ऊर्जा देता है और वह सीखने की क्रिया करता है, वह है लक्ष्य, प्रबल प्रेरणा, अवरोध, सभी विकल्प सही हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, तो 14वें क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा प्रबल प्रेरणा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शिक्षण व्यू रचना भावात्मक, संज्ञानात्मक एवं मनोगत्यात्मक पक्षों के तहत अधिगम उद्देश्यों को पूरा करती है? व्याख्यान, समूह चर्चा, भूमिका निर्वहन, अभिक्रमित अनुदेशन। तो भूमिका निर्वहन जो इसका है वो सही उत्तर हो जाएगा, सी ऑप्शन। 16वां है, पुनर्बलन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का भाग है? 16वां क्वेश्चन, पुनर्बलन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का भाग है? तो शिक्षण का है, अधिगम का है, अनुदेशन का है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये है अधिगम का एक भाग है पुनर्बलन। 17वां क्वेश्चन है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं की व्याख्या की है? ये बहुत बार पेपर में आया हुआ प्रश्न। तो इसने 4 अवस्थाओं के बारे में बताया जीन पियाजे ने। तो संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्थाएं हैं वो 4 होती है इसकी जीन पियाजे के अनुसार। तो डी ऑप्शन इसका सही है। 18वां है, निम्नलिखित में से कौन सी कार्य सूचक क्रिया भावात्मक पक्ष की नहीं है? निम्न में से कौन सी कार्य सूचक क्रिया भावात्मक पक्ष की नहीं है? स्वीकारना, आज्ञा पालन, फर्क करना, प्रभावित करना। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा अभी। तो ये सी ऑप्शन है, फर्क करना, ये क्रिया भावात्मक पक्ष का नहीं है। 19, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 19 का कौन सा कथन सही नहीं है? मेधा एवं सृजनात्मकता एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। एक मेधावी बालक हो सकता है, सृजनात्मक न हो। एक सृजनात्मक बालक ऊंचे दर्जे का मेधावी हो सकता है। सृजनात्मकता का पोषण किया जा सकता है। तो इसमें पूछ रखा है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी मेधावी और सृजनात्मकता एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो ये कथन सही नहीं है, पहला ही 19 का, क्योंकि दोनों मेधावी और सृजनात्मकता एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। तो ये कथन है वो इसका सही नहीं है। निम्न में से कौन से पर्यावरणीय कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं? निम्न में से कौन से पर्यावरणीय कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं? सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक, सभी विकल्प सही हैं। तो 20 का ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी जो पर्यावरणीय कारक है व्यक्तित्व के, इसके सभी पक्ष सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी प्रभावित करते हैं। गेने ने अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग में सीखने के कितने प्रकार बताए हैं? 21 क्वेश्चन नंबर है।
गेने ने अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग, गेने की पुस्तक का नाम भी पूछ सकते हैं, द कंडीशन ऑफ लर्निंग, 5 प्रकार 8, 7, 10। तो 21 का जो ऑप्शन बी है, यानी गेने ने अपनी पुस्तक में कंडीशन ऑफ लर्निंग में सीखने के 8 प्रकार बताए हैं। कितने बताए हैं? 8। 22 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारकों के ओतप्रोत घूमती है? शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु यानी एजुकेशन साइकोलॉजी की विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारकों के ओतप्रोत यानी आसपास इर्द गिर्द कहती घूमती है? ऑप्शन है शिक्षार्थी एवं अधिगम, शिक्षक एवं अधिगम परिस्थितियां, सभी विकल्प सही है। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो सभी विकल्प सही है, क्योंकि इसमें छात्र, शिक्षक, इन्वायरमेंट, जो सारी चीजें हैं वो प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो त्रिध्रुवीय जो शिक्षा प्रणाली है उस पर आधारित ये प्रोसेस है। 23वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है? निम्न में से कौन सा अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है? माता पिता द्वारा दी गई शिक्षा, पास पड़ोस द्वारा दी गई शिक्षा, साथियों के समूह में प्राप्त शिक्षा, कक्षा कक्ष शिक्षण द्वारा। ठीक है, 23 का डी ऑप्शन हो जाएगा, कक्षा कक्ष शिक्षण द्वारा, क्योंकि कक्षा कक्ष में जो शिक्षण है वो औपचारिक होता है, फॉर्मल होता है, न कि अनौपचारिक। तो बाकी चीजें हैं वो अनौपचारिक शिक्षा के स्रोत आते हैं, लेकिन ऑप्शन डी में कक्षा कक्ष का जो रेगुलर जो क्लास टीचिंग है वो फॉर्मल एजुकेशन में आता है। 24 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? विद्यालय फुटबॉल टीम में चयन होना, स्वयं के लिए समस्या का समाधान करना, जन्मदिन पर पोशाक मिलना, सभी विकल्प सही हैं। देखो, आंतरिक अभिप्रेरणा यानी खुद के द्वारा अभिप्रेरणा मिलना। ठीक है, तो विद्यालय फुटबॉल टीम में चयन ये तो बाह्य रूप से उसको मिली है एक प्रकार से, जन्मदिन पर पोशाक भी दूसरे के द्वारा दी गई है, तो सभी विकल्प तो हो नहीं सकते। तो ऑप्शन बी बचा है, स्वयं के लिए समस्या का समाधान करना। इससे जो उसको मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है, वो सेल्फ होती है, खुद के द्वारा दी, तो आंतरिक रूप से उसको प्रेरणा मिली है। 25, निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है? समस्या समाधान, गतिविधि उपागम, व्याख्यान विधि, प्रोजेक्ट विधि। तो 25 का सी है, व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड है, वो प्राथमिक स्तर पर ज्यादा कारगर साबित नहीं होता। शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर, छात्र केंद्रित, पाठ्यचर्या, विद्यालय केंद्रित। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, चाइल्ड सेंटर्ड प्रोसेस है, छात्र केंद्रित शिक्षा पर बल देता है। अगला है, कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है विशिष्ट अधिगम परिस्थितियों निर्माण के लिए, शिक्षक के बोझ को कम करने के लिए, ये तो नहीं हो सकता बिल्कुल भी, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, शिक्षण में आवश्यक होने के नाते। तो देखिए, शिक्षण में आवश्यक होने के नाते भी ये बात भी थोड़ी थोड़ी ठीक है, अनुशासन के लिए भी ज़्यादा अच्छी बात इतनी वो नहीं है, लेकिन सबसे जो बड़ी इसमें बात है, विशिष्ट अधिगम परिस्थितियां निर्माण करने के लिए, यानी सीखने के लिए जो इन्वायरमेंट की जो जरूरत होती है वो बनाने के लिए जो शिक्षण सामग्री का उपयोग किया जाता है, ताकि छात्र इसको ज़्यादा रुचि के साथ इसको सीख सके, इसलिए ये जरूरी है। ये ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। फिर 28वां, निम्नलिखित में से कौन सा आयाम मानसिक विकास के तहत आता है? भाषा, आकार, अनुराग, ईमानदारी। 28 जो क्वेश्चन नंबर है वो कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा आयाम स्टेप है वो मानसिक विकास के तहत आता है? भाषा का, आकार, अनुराग, ईमानदारी ये तो नहीं होते, ये तो आते हैं, लेकिन भाषा लैंग्वेज है वो मानसिक, क्योंकि इसका संबंध मन से, दिमाग से, बुद्धि से होता है भाषा का, तो ये हो जाएगा इसका। 29, वह अवस्था जब बालक अपने अभिभावकों के साथ कम आनंदित होता है संबंधित है उसके शारीरिक विकास से, मानसिक विकास से, भाषा विकास से, सामाजिक विकास से। वह अवस्था जब बालक अपने अभिभावकों के साथ कम आनंदित होता है संबंधित है, शारीरिक, मानसिक और भाषा विकास का मतलब इससे नहीं है, तो इसका सामाजिक विकास से मतलब है, सीधा समाज की बात आती है अभिभावक के साथ। निम्न में से किसी व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा कहेंगे? तो इसका जो बाकी ऑप्शन है वो इसमें शो नहीं हो रहे, तो मैं आपको बोल के थोड़ा सा बता देता हूँ। जो 30 नंबर जो क्वेश्चन है वो पहला ऑप्शन है उपा यानी इद, दूसरा आत्मा यानी ईगो, और तीसरा इसका ऑप्शन है प्राह सुपर ईगो, और चौथा है इद और सुपर ईगो। ठीक है, तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो हो जाएगा
ऑप्शन सी है इसका, वो है पराह, पराह यानी सुपर ईगो। और चौथा है इद और सुपर ईगो का दोनों का मिश्रण, सुपर ईगो। ठीक है, तो 4 ऑप्शन इसमें दे रखे हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा इसको कहेंगे। तो इसका ऑप्शन जो सी है, सुपर ईगो, सुपर ईगो जिसको बोलते हैं, पराह जिसको कहा गया है, प्राह, तो ये इसका सही हो जाएगा। नैतिकता वाली भुजा प्राह यानी सुपर ईगो को कहा गया है। तो ये आपके साइकोलॉजी के जो 30 क्वेश्चन है वो थे, जो स्टेट 2017 प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था, और पार्ट 1 यानी लेवल 1 का जो पेपर था, जेबीटी वाला का जो पेपर था, उसमें आए। आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो यूजफुल रहा हो, उपयोगी रहा हो, कुछ जानकारी मिली हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।